हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने पहले न्यूक्लिक एसिड को समझा था, जिसकी 2 सीरीज हमने बनाई थी। यानी कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूर्णतः जानकारी ली थी और डीएनए आरएनए से संबंधित किस प्रकार एग्जाम के अंदर डीप से डीप और ओवरऑल ऊपर से ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब लेवल अप एंड डाउन होता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में देखा। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर जब सिलेबस दिया गया है, कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेबस दिया गया है, उसके अंदर अगर साइटोलॉजी वर्ड है तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए का ओवरऑल ऊपर से क्वेश्चन आता है, यानी कि फुल फॉर्म या कोई अन्य कार्य या डीएनए कितने पाए जाते हैं या किस प्रकार की संरचना होती है वगैरह एंड ऑल, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। वैसे अगर आपके सिलेबस के अंदर मेजर टॉपिक दिया गया है, मेजर टॉपिक कैसे सिलेबस के अंदर या अंदर की तरफ या तो न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ है या फिर आपके डायरेक्ट डीएनए एंड आरएनए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डीपली क्वेश्चन आएंगे। डीपली क्वेश्चन आने का तरीका हमने वीडियो के अंदर भी बताया था कि किस प्रकार क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अगर आपने डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं समझा है, उसकी जानकारी नहीं प्राप्त की है, तो पहले उसको जाके देखिएगा, क्योंकि आज अपना जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक अलग नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो उन्हीं से रिलेटेड है, जिसका नाम है जीन। अब देखो, जीन के बारे में जानने से पहले अपने को थोड़ा सा रिवर्स चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी, मेंडल के नियम याद होंगे आपको। तो जेनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने एक बात की चर्चा भी की थी कि जीन शब्द का प्रयोग किस प्रकार हुआ था, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कौन से कारक थे, और आज की जो आधुनिक साइंस चलती है उसके ऊपर मेंडल ने जो जेनेटिक्स है उसके अंदर क्या क्या रोल अदा किए थे, उसके बारे में भी जानते हैं। पहले जीन के बारे में जानने से पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल, जिन्हें जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अगर जीन की खोज का श्रेय कहा जाता है ना, अगर आपको ऑप्शन के अंदर दे दिया जाए, वैसे आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि जीन की खोज का डायरेक्ट नहीं होता। ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर दूसरे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनने का मतलब है कि फैक्टलेस क्वेश्चन बनते हैं, जिनके अंदर आपको क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो पोर्शन भी कवर हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर संशय भी नहीं बना रहता, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन अपने को ध्यान में होना चाहिए कि जीन की खोज का जो क्रेडिट होता है वो भी मेंडल को ही जाता है। इसलिए आप कोई भी गाइड या कोई भी नेटवर्क साइट पर आप जाओगे तो आप डिस्कवरी ऑफ जीन या जीन का खोज, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन जीन, ऐसा कुछ लिखोगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ही नाम आएगा। तो इस कहने का पूरा मतलब यह है कि जीन की खोज आपसे पूछ ले तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्योंकि हमने जब जेनेटिक्स पढ़ी थी तो जेनेटिक्स के अंदर हमने एक बात कही थी कि जीन ने जो आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो चीज़ें थी उसे उसने उनको क्या बोला था, कारक बोला था, फैक्टर्स कहा था। और उन्हीं फैक्टर्स को एक वैज्ञानिक था जॉनसन, जिसे जॉनसन ने उनको क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। यही चीज़ें अपने को देखनी है। कैसी कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी दो एक चीज़ लिख देता हूँ, अपने को पता होना चाहिए। एक तो वर्ड लिख देता हूँ मेंडल, क्या लिख देता हूँ, मेंडल। अब देखो मेंडल क्या होता है। मेंडल के बारे में जानने से पहले जेनेटिक्स मेंडल के ऊपर टिकी है, यानी कि आनुवांशिकी। क्या, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मेंडल के ऊपर टिकी है। आनुवांशिकी के अंदर हम क्या करते हैं, लक्षणों की जो विभिन्नता है, लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के बारे में चर्चा करते हैं, कैसा जीन परिवर्तन होता है, तो उसके अंदर हम जीन यानी जेनेटिक्स पढ़ते हैं जीन के बारे में। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, जीन रहेगा, इसके बारे में जानना। तो पहले तो जीन होते क्या है, थोड़ा रिवर्स कीजिए। क्या मेंडल ने जीन को क्या कहा था, मेंडल ने केवल यही कहा था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले कोई भी चीज है, जिसे मेंडल ने क्या बोला, कारक बोला। तो उसी कारक को आज हम आधुनिक वर्तमान जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान के अंदर, इनकी मॉडर्न साइंस के अंदर हम उसे जीन कहते हैं। अब ये जीन के ऊपर अपने कंपटीशन के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखना। जीन के ऊपर ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि जैसे आपने बायोलॉजी के एमएससी रिलेटेड या डीप सोर्स या रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं आता। ओवरऑल क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल कैसे कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का एक साधारण सा तरीका है कि जीन शब्द किसने दिया था, जीन किसे कहते हैं, या जीन कितने टाइप के हो सकते हैं आधुनिक अवधारणा के आधार पर, और आधुनिक अवधारणा किसने दी थी। इन 3 चीजों पर ही क्वेश्चन बनते हैं और आज तक जो भी क्वेश्चन आया वो इन्हीं के ऊपर आया। अब देखो, जीन के टाइप को भी पढ़ेंगे, जीन के शब्द के बारे में पढ़ेंगे और जीन की परिभाषाओं के मत के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपना जो टॉपिक है वो है जीन। जीन क्या होता है, देखो जीन के बारे में हमने बात कर ली थी कि जीन का जो खोज या जीन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जीन का खोज का श्रेय जाता है मेंडल को। मेंडल कौन था, मेंडल था आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक कौन था, मेंडल था, जिसने अपने नियम दिए थे मुख्य अपने प्रयोगों के आधार पर, और उन्हीं नियमों के आधार पर आज की जो वर्तमान साइंस है
उसकी जेनेटिक्स टिकी हुई है। उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। तो जीन की खोज का श्रेय हो गया मेंडल को। तो ये जो जीन वर्ड किसने दिया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आएगा। अगर जीन के ऊपर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने 1909 के अंदर जीन शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द के लिए? जिसने मेंडल ने फैक्टर कहा था ना, उसी के लिए जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग कर लिया। क्यों किया था? क्योंकि जॉनसन ने एक बात कही थी कि किसी भी लक्षण विशेष की आनुवांशिकी को निर्धारित करने वाले, किसी भी लक्षण विशेष की आनुवांशिकी को निर्धारित करने वाली कोई भी अगर इकाई है तो उसे जॉनसन ने क्या कहा था? जीन कहा था। और वो इकाई क्या थी? सेम टू सेम वही थी। क्या थी? जो मेंडल ने बात की थी। तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो गई? सम्मिलित हो गई। तो इसी प्रकार हम उन फैक्टर्स को आज हम क्या कहते हैं? आज हम उन्हीं फैक्टर्स को जीन कहते हैं। तो पता चल गया मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था वही जीन है। मेंडल ने उन्हें फैक्टर कहा था, जॉनसन ने उसे जीन कहा था। बात दोनों की सेम टू सेम है। अब इन दोनों की जो एक्सपेरिमेंट, इन दोनों की थ्योरी, इन दोनों के मतों के आधार पर एक सम्मिलित परिभाषा है। और वही परिभाषा क्या होती है? आज की आधुनिक वर्तमान की जो साइंस होती है उसके अंदर मिलती है। हर एक गाइड के अंदर, हर एक थ्योरेटिकल पेज पर, हर एक मैगजीन के अंदर वही परिभाषा मिलती है। परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जीन एक सजीव कोशिका के, यानी कि जीन की परिभाषा की बात करेंगे तो जीन की परिभाषा क्या रहेगी? कि जीन एक सजीव कोशिका के जीवन चक्र की, यानी कि जीन एक सजीव कोशिका के जीवन चक्र की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित एवं, यानी कि जीन एक सजीव कोशिका के पूरा जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, उसके प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित एवं निर्देशित करने वाली आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी इकाई रहेगी। अब देखो, आपने अभी तक ये पढ़ा है कि डीएनए के रूप में अपनी जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो स्टोर रहती है, ग्रहण रहती है, ये हमने बात की है। अब आपने कभी सोचा है कि जीन कैसे होंगे? जीन किस प्रकार की संरचना होगी? डीएनए के टुकड़े नहीं होते क्या? आप ऐसा समझ लो कि डीएनए के टुकड़े अलग अलग होते हैं ना, वो अलग अलग क्रिया को काम करते हैं, उन्हें हम अलग अलग प्रकार के जीन कहते हैं। डीएनए के टुकड़े, खंड बोल दो, सूक्ष्मतम खंड, बाह्यतम खंड, अंतरतम खंड, विशिष्टतम खंड, अधिकतम खंड, निम्नतम खंड, इस प्रकार के जो खंड हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि काटे हुए, उसके पार्ट को, उसकी फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके पार्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं और उनका अलग अलग नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन एक सजीव कोशिका के जीवन चक्र की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित एवं निर्देशित करने वाली आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई होती है। याद रह जाएगा, आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी कि जेनेटिकली सबसे छोटी इकाई होती है। अब जीन की परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, लेकिन इसकी परिभाषा के ऊपर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सजीव कोशिका के जीवन चक्र की आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई है। इतना ही क्वेश्चन है और आज तक यही आया है। चाहे आप आरएस बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लो, जिसके अंदर भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनटीपीसी है या एसएससी वगैरह का एग्जाम है या बैंक के एग्जाम है अलग, जिसके अंदर जनरल साइंस, उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यही बना है। जीन क्या है उसके अंदर ऑप्शन में यही मिलेगा। याद रखना, आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई होती है जो किसी सजीव कोशिका के जीवन चक्र को निर्देशित एवं नियंत्रित करने वाली होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीन कहते हैं। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। जीन की खोज का श्रेय मेंडल को जाता है। जॉनसन ने 1909 में इसके बारे में चर्चा की थी। दोनों के मत सम्मिलित हुए थे, इसलिए जीन जो मेंडल ने फैक्टर कहा था, जीन, जिसे ही हम आज जीन कहते हैं। लेकिन जीन की संरचना कैसी होती है? संरचना मतलब कि जीन की अलग अलग स्थितियों के आधार पर कितने प्रकार की संरचनाएं हो सकती है। हम अलग अलग जीन के नाम भी देते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं वो समझिएगा। कि जीन की संरचना की अगर हम बात करें तो जीन की संरचना में आधुनिक अवधारणा के अनुसार, अब इंपॉर्टेंट है, आधुनिक अवधारणा दी किसने? आधुनिक अवधारणा के अनुसार सिमार बेंजर ने। सिमार बेंजर ने जो जीन की निम्न 6 प्रकार की संरचनाएं होती है, सिमार बेंजर ने दी थी आधुनिक अवधारणा या आधुनिक जीन अवधारणा भी कहते हैं। उसके अनुसार जीन की 6 संरचना हो सकती है। किसने दी थी? सिमार बेंजर ने 1962 के अंदर आधुनिक अवधारणा दी थी। उसके अनुसार किसी एक डीएनए के अंदर पाए जाने वाले जो जीन की निम्न 6 प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से हो सकती है। पहली संरचना की बात करते हैं या पहले जीन की बात करते हैं तो वो होता है सिस्ट्रॉन जीन। क्या होता है? सिस्ट्रॉन जीन। सिस्ट्रॉन जीन कार्य क्या करता है, क्या होता है? याद रखना कि डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है सिस्ट्रॉन जीन। क्या होता है? डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है सिस्ट्रॉन जीन। मैंने यह भी आपको समझाने के लिए भी बात की थी कि जीन क्या है, ये अपने ओवरऑल अपने तरीके से समझ लो। मान लो कि कोई भी ये मार्कर जो है वो एक
डीएनए है तो जीन क्या रहेगी, इसके अलग अलग इकाई है, कैप वाला अलग, ये डार्क वाला अलग, इसका जो स्टिकर वाला अलग, पीछे वाला अलग, ये जो खंड है इन खंडों को अलग अलग संरचनात्मक तौर पर जो फंक्शनल के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं वो टुकड़े अलग अलग जीन्स कैसे। अब ये अलग ऐसा नहीं कि सर ने ये बोल दी यही जीन हो गए, मैं केवल इनके याद रखने का तरीका ये इसके फंक्शनल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ताकि अपने को पता चले किसके अंदर क्या होता है। कोई जीन के अंदर डीएनए डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जीन क्या होता है कि डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट यानी कि पार्ट कह सकते हैं उसका, छोटी से छोटी इकाई का एक सबसे बड़ा खंड डीएनए सबसे। और जीन की संरचनात्मक इकाई भी होती है यानी कि जीन की फंक्शनल इकाई भी ये सबसे बड़ी क्या होती है, सिस्ट्रॉन। और ये लक्षण निर्धारित हेतु उत्पाद बनाता है, लक्षण निर्धारित करता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर फिक्स्ड करता है। अब लक्षण निर्धारित कैसे, फॉर एग्जाम्पल पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षणों का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर निर्धारित करने का काम मुख्य रूप से कार्य सिस्ट्रॉन प्रकार का जीन करता है, जो डीएनए की सबसे बड़ा खंड होता है और जीन की संरचनात्मक इकाई भी होती है। दूसरे की तरफ बात की जाए, दूसरा संरचनात्मक दृष्टि से जीन जिसे कहते हैं रिकॉन जीन, किसे क्या बोलते हैं, रेकॉन जीन। अब रेकॉन जीन डीएनए का वह सूक्ष्मतम खंड होता है, रेकॉन जीन डीएनए का वह सूक्ष्मतम सबसे छोटा से छोटा खंड होता है जो जीन की पुनर्योजक इकाई होती है। क्या होती है, जो जीन की पुनर्योजन इकाई होती है, रिकॉम्बिनेशन यूनिट होती है। रिकॉम्बिनेशन यूनिट क्या हो सकती है, याद रखना कोई भी डीएनए की रिकॉम्बिनेशन यूनिट मतलब कि डीएनए के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ों को पुनरावृत्त करके उसके ऑफस्प्रिंग बनाने की संरचना क्या कहलाती है, पुनर्योजक क्या। अब देखो ये रेकॉन जीन, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से पुनर्योजक इकाई के तौर पर काम करने वाली जीन की संरचना है। ऑप्शन नंबर ए सिस्ट्रॉन, बी रेप्लिकॉन, डी सी रिकॉन और डी म्यूटॉन। तो उसके अनुसार ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा थ्योरेटिकल बेस में, अपने को 6 के नाम याद रखना है, 6 का पर्टिकुलर फंक्शन याद रखना है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ा खंड पूछ लिया जाए तो सिस्ट्रॉन जीन, संरचनात्मक इकाई पूछ ली जाए सिस्ट्रॉन जीन, और लक्षण निर्धारित करने वाला पूछ लिया जाए सिस्ट्रॉन जीन। बात की थी रेकॉन जीन की, कौन सा है कि पुनर्योजक इकाई होती है किसकी, डीएनए के, ठीक है। जीन की पुनर्योजक इकाई होती है जो डीएनए का क्या होता है, सूक्ष्मतम खंड होता है। फिर बात करते हैं तीसरा म्यूटॉन, क्या म्यूटॉन। अब म्यूटॉन क्या होता है, म्यूटॉन की अगर हम बात करें तो म्यूटॉन जीन होता है डीएनए का वह सूक्ष्मतम खंड, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है, उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। अब उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होते क्या है वो पता होना चाहिए। म्यूटेशन की बात समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। देखो कोई भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जब लक्षणों का स्थानांतरण होता है, हमने जब जेनेटिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर उत्परिवर्तन की बात की थी, लेकिन हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो आनुवांशिकी, एक है जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, और एक हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और एक आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिक। देखो अपने को उत्परिवर्तन की बात करनी, उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लक्षणों का स्थानांतरण होता है जीन के थ्रू, तो उसके अंदर थोड़े से माइन्यूट क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी के अंदर जो पैतृक पीढ़ी से थोड़े से लक्षण भिन्न प्रदर्शित हो जाते हैं। और ये जो भिन्न प्रदर्शित होने वाले लक्षण होते हैं उन्हीं भिन्न लक्षणों को हम म्यूटेशन कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है, म्यूटेशन की वजह से ही नई नई जातियों का निर्माण एवं विकास होता है। जैसे हमने आपने अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू साइंस हमने ये बातें सुनी है कि जब भी सूक्ष्मतम जीव से एक वर्तम जीव बना तो वो म्यूटेशन के कारण ही बना। जैसे कि मनुष्य के जो कपी यानी कि जैसे पूर्वज माना जाता है, कपियों के अंदर म्यूटेशन होता गया, उसी से तो आज मनुष्य बना है। तो म्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो नई जातियों के विकास है, नई जातियों की उत्पत्ति के लिए जीवों के अंदर म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि नई जातियों के विकास हेतु होते हैं, याद रखना म्यूटेशन के कारण होते हैं अपने आसपास का वातावरण, आनुवांशिक संरचना, व्यवहार, प्रदनशीलता, रहन सहन, जिस क्षेत्र में वो पाया जाता है उसका जलवायु, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, अनेक प्रकार के म्यूटेशन जीवों के अंदर होते हैं। और एक बात नोट करके आप याद रखना कि मानव शरीर के अंदर प्रति क्षण बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के म्यूटेशन होते ही रहते हैं। मानव शरीर के अंदर प्रति क्षण बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के म्यूटेशन होते ही रहते हैं, लेकिन उन म्यूटेशन होने के बाद उनका एज ए रिजल्ट के तौर पर इतना बड़ा रिजल्ट अपने को नहीं मिलता है कि जो अपने को महसूस करा सके या अपने को महसूस हो, याद रह जाना, ठीक है। अगली बात हो रही है रेकॉन की, रेकॉन की बात कर ली थी पुनर्योजन,
म्यूटोन की हम बात कर रहे थे कि वो डीएनए का सूक्ष्मतम खंड होता है जो उत्परिवर्तन की क्षमता रखता है, म्यूटेशन की क्षमता रखता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि नई जातियों का विकास वगैरह होता है। चौथा अपना क्या है, डीएनए के एक भाग प्रभेद की बात कर संरचना के आधार पर जिसे बोलते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। डीएनए का वह सूक्ष्मतम खंड जो प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक होता है, रेप्लिकेशन हेतु। किसके लिए? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण मतलब कि एक बात समझ लीजिए कि मान लो यह डीएनए है, ये अपने समान 2 नए डीएनए बनाएगा, अपने ही समान मतलब कि फोटोकॉपी। किसकी? फोटोकॉपी। तो इस प्रकार की जो कंडीशन स्थिति, ये प्रक्रिया चलती है, इसे हम प्रतिकृतिकरण कह सकते हैं। इतना आपको समझने के तौर पर याद रखना है कि डीएनए अपने ही समान नए डीएनए का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन कहते हैं। इसलिए इस प्रतिकृतिकरण के दौरान डीएनए अपनी आनुवांशिक संरचनाएं अपने से आने वाले नए बनने वाले डीएनए के अंदर स्थानांतरित करता है, और अगर उन आनुवांशिक संरचना को स्थानांतरित करते समय कुछ न कुछ बदलाव, परिवर्तन या अनेक भिन्नता आ जाए तो आने वाली पीढ़ी के अंदर भी बदलाव हो जाएंगे। तो ये बात किसके ऊपर निर्भर करती है? ये बात हमने बात कर ली थी कि प्रतिकृतिकरण के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये सभी जो क्रियाएं होती हैं, ये सभी क्रियाएं एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। समानांतर कैसे? कि जब भी डीएनए दूसरा अपने समान नए डीएनए का निर्माण करेगा तो ही चांस बनेगा कि उसके अंदर म्यूटेशन हो। एक पेरेंटल डीएनए के अंदर तो ये बनेगा नहीं। जब भी नया डीएनए बनेगा उसी के अंदर ये चांस बनेगा, उसी के अंदर ही तो वो पुनरुत्पादन करेगा, उसी के अंदर म्यूटेशन होगा, उसी की प्रतिकृति होगी, तभी तो होगा। तो जो डीएनए की सूक्ष्मतम खंड जो प्रतिकृतिकरण के लिए उत्तरदायी होता है वो रेप्लिकॉन कहलाता है। और ये रेप्लिकॉन अपने कई बार कहलाया जा चुका है एग्जाम के अंदर, याद रखना। ये रेप्लिकॉन कई बार कहलाया जा चुका है, मतलब कि प्रतिकृतिकरण वाला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। लैब असिस्टेंट 2017 में भी आया था, लैब असिस्टेंट 2018 में भी आया था। ठीक है। कॉम्प्लॉन की मैं बात करूं तो कॉम्प्लॉन जीन कौन प्रकार के होते हैं? याद रखना कि डीएनए का वो छोटा से छोटा कण जो अनुरूपण के लिए उत्तरदायी होता है। अनुरूपण मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या? कॉम्प्लीमेंटेशन, अनुपूरण। अब अनुपूरण क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम सक्रिय समूह होते हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा बने होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम सक्रिय समूह होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा बने होते हैं, वे एक दूसरे के रूप क्या होते हैं? अनुपूरक होते हैं। और यह अनुपूरण का गुण है जो कॉम्प्लॉन जीन दर्शाता है, जो डीएनए का एक छोटा से छोटा खंड होता है। क्या होता है? छोटा से छोटा खंड होता है जो अनुपूरण दर्शाता है। और अपना अंतिम जो जीन की संरचना के आधार पर प्रभेद की बात करें तो ओपेरॉन प्रकार का जीन, जो डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जो एक विशेष क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट के तौर पर कार्य करता है। और ये जो जीन का प्रकार है जिसे हम ओपेरॉन जीन कहते हैं, ये ओपेरॉन जीन क्या करता है कि ये एक क्रियात्मक इकाई के तौर पर काम करता है। और ये क्रियात्मक इकाई क्या होती है कि ये क्रियात्मक इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों द्वारा संयुक्त मुक्त होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक। याद रखना कि ओपेरॉन जीन द्वारा क्रियात्मक इकाई के रूप में जो कार्य किया जाता है, ये संरचनात्मक जीन और क्रियात्मक जीन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से होती है। इस प्रकार जीनों की अलग अलग संरचनाएं डीएनए के अलग अलग महत्वपूर्ण फंक्शनों का कार्य करती है, और इन्हीं के आधार पर डीएनए के अंदर बदलाव आते रहते हैं। अपने अंदर क्वेश्चन जीन के ऊपर क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा लेवल का कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने 1909 के अंदर। ठीक है। जीन की खोज का श्रेय किसे जाता है? मेंडल को जाता है। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा था। ठीक है। मेंडल ने, अब मेंडल की बात आ गई तो मेंडल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल कौन थे? मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहलाते थे, जिन्होंने अपने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए, जिसे हम मेंडलिज्म या मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जीन क्या हो सकता है। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा था? मेंडल ने जीन को कहा था किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले, उन्होंने कारक कह दिया था। जॉनसन ने कहा था कि किसी एक लक्षण की विशेष आनुवांशिकी को निर्धारित करने वाले जीन कहलाते हैं। अब दोनों के मत अगर समान हो गए तो परिभाषा भी अच्छी बनी। परिभाषा क्या होती है? और ऑप्शन में यही मिलती है कि जीन एक सजीव कोशिका के जीवन चक्र की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित एवं निर्देशित करने वाली आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई होती है। याद रह जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जीन एक प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवन चक्र में
प्रत्येक क्रिया को निर्धारित करने व निर्देशित करने वाले क्या होते हैं? आनुवांशिक सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब जीन की संरचना की बात की जाए तो जीन की संरचना आधारित है या डिपेंडेंट है आधुनिक अवधारणा के आधार पर। आधुनिक अवधारणा यानी कि सिमार बेंजर द्वारा दी गई थी 1962 में। इसके अनुसार क्या होता है कि जीन 6 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, सिस्ट्रॉन जीन जो डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है और जीन के संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। एंड ये कार्य क्या करता है कि ये लक्षण निर्धारण का कार्य करता है। दूसरा अपने था रेकॉन जीन। ये डीएनए का वो छोटा से छोटा खंड होता है जो पुनर्योजन इकाई के रूप में काम करता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्ट, कौन सा खंड किसके रूप में काम करता है। तीसरा होता है म्यूटॉन जीन। म्यूटॉन जीन क्या करता है कि डीएनए का वह सूक्ष्मतम खंड जो म्यूटेशन करता है, क्या करता है? उत्परिवर्तन करता है। चौथा है रेप्लिकॉन। इंपॉर्टेंट है, लेब स्टैंड में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि प्रतिकृतिकरण हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? याद रखना, रेप्लिकॉन जीन होता है जो प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। नाम में लिख जाए रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन, ठीक है। पांचवा है कॉम्प्लॉन। कॉम्प्लॉन जीन क्या होता है कि डीएनए का वो छोटा से छोटा खंड या सेगमेंट जो कॉम्प्लीमेंटेशन अनुपूरण के लिए कार्य करता है। अब ये अनुपूरण कौन करेंगे? याद रखना, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने हुए कुछ एंजाइम होते हैं तो वो क्या काम करते हैं? अनुपूरण करते हैं। और लास्ट है ओपेरॉन। ओपेरॉन जीन क्या होता है कि डीएनए का वो एक विशिष्ट जीन होता है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करता है रेयर कंडीशन के अंदर। ये क्रियात्मक इकाई क्या होगी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक जीन दोनों मिलकर इस इकाई को करेंगे जो अनफेवरेबल कंडीशन में की जाती है। तो ये जीन के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में भी हमने देख लिया है। अब अपने जीन के रिलेटेड ही है जेनेटिक कोड, अपने शरीर के अंदर बनने वाले जो जेनेटिक कोड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड होते क्या हैं? जीन के ऊपर कुछ न कुछ ऐसे सारक युग्मों का समूह पाया जाता है, उन्हें हम जेनेटिक कोड कहते हैं। पहले तो जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड की जरूरत क्यों पड़ी, किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इनके ऊपर कंपटीशन के ऊपर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जेनेटिक कोड की विशेषता और दूसरा होता है जेनेटिक कोड की जो बनने का युग्म और इसकी खोज वगैरह के। नॉर्मल सा है कि जेनेटिक कोड होते क्या है, उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन, पहले परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं कि जब mRNA पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, यानी कि mRNA मतलब कि मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA, mRNA पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो अमीनो अम्लों का विशिष्टीकरण करता है, क्या करता है? जो अमीनो अम्लों का, जो अपने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का विशिष्टीकरण करता है, वो क्या कहलाता है? वो एक कोडोन या कूट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एक कोडोन या कूट कहलाता है। समझ में आ गई? mRNA पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो अमीनो अम्लों का विशिष्टीकरण करता है एक कोडोन या कूट कहलाता है। इसके विपरीत हम जबकि बात करें तो tRNA का सार समूह, यानी कि tRNA का सार समूह जो mRNA के कोडोन के सार समूह से युग्म बनाता है। क्या बनाता है? tRNA का सार समूह mRNA के कोडोन के सार समूह के साथ युग्म बनाता है, तो उसे बोलते हैं एंटीकोडोन। बात समझ में आ गई? पहला था कोडोन यानी कि mRNA पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो अमीनो अम्लों का विशिष्टीकरण करता है वो तो कहलाता है कोडोन या कूट। दूसरा होता है tRNA का सार समूह जो mRNA के कोडोन या सार युग्म के साथ क्या करता है? युग्म बनाता है, उसे कहते हैं एंटीकोडोन। तो इसी के आधार पर समस्त कोडोन का समूह, इसी के आधार पर समस्त कोडोन का जो समूह होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का क्या करता है? विशिष्टीकरण करता है। समस्त कोडोन का समूह जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का विशिष्टीकरण करता है क्या कहलाता है? आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई? सभी प्रकार के जो कोडोन होता है उनका एक समूह जो 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है उनका विशिष्टीकरण करता है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड कहलाता है। अब ये जेनेटिक कोड कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको सभी को पता है कि जेनेटिक कोडों के अंदर सार युग्म 4 की बात करेंगे तो 4 ही हो सकते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। इन्हीं के आधार पर जो कोड के प्रकार निश्चित किया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोड की मुख्य विशेषता क्या होती है, यानी कि जो कोड होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। इनका याद रहना कि जेनेटिक कोड होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये हमेशा क्या होता है? त्रिक कोड होते हैं। त्रिक मतलब कि 3-3 के युग्म के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि 3-3 के युग्म में पाए जाएंगे तभी ये कोडों की क्या होती है? सार्वत्रिकता बनी रहती है। 4 से युग्म हो जाएंगे तो 256 के आसपास हो जाएंगे, जो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर ये जेनेटिक कोड त्रिक कोड होते हैं। दूसरी विशेषता है ये आनुवांशिक कोड के अंदर असंदिग्धता बनी रहती है। पर्टिकुलर एक कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है, कोई भी दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है।
अतिव्यापी कोड पाया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एक कार्य के लिए फिक्स्ड कोड होते हैं, उसी कार्य को संपन्न करते हैं, दूसरा कोई भी यानी कि ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, एक कोड दूसरे कोड का कार्य नहीं करता है, या दूसरे प्रकार के अमीनो अम्लों को क्या नहीं करता, कोड नहीं करता है। और तीसरा है सार्वत्रिकता बनी रहती है। सार्वत्रिकता मतलब कि पर्टिकुलर कोड जिस प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करेंगे उसी प्रकार के अमीनो अम्लों को हर एक कोशिका के अंदर बनने वाली सार्वत्रिकता को बनाए रखेंगे और उसी प्रकार के कोडों का संचय होता रहेगा। तो ये कोड की विशेषता क्या है? कोड त्रिक कोड होते हैं, आनुवंशिक कोड में असंदिग्धता होती है, अतिव्यापी कूट होते हैं, कोमा रहित कूट होता है, यानी कि इसका लिखने के लिए बीच में कभी कोमा नहीं लगती है। यानी कि हम बात करेंगे एक कूट का एग्जांपल है तो AUG, तो इसका ये कोड है, इसके बीच में कभी भी कोमा नहीं लगती है। ये कोमा रहित कोड होता है, सार्वत्रिकता इनकी बनी रहती है। इनकी खोज किसने की थी? आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की खोज की थी MW निरेनबर्ग और JS मथाई ने। किसने की थी? MW निरेनबर्ग और JS मथाई ने। इन्हें जेनेटिक्स कोड के बारे में अपना विस्तार वर्णन किया, इसी के आधार पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसके साथ साथ भारत के एक महान वैज्ञानिक को भी, हरगोविंद खुराना को भी क्या मिला था? वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार मिला था। और आनुवंशिक कोड की अगर परिभाषा पूछी जाए तो वही परिभाषा रहेगी कि समस्त प्रकार के जो कोडोन का समूह है, उन कोडोन के समूह में 20 अमीनो अम्लों का जो विशिष्टीकरण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक कूट कहते हैं। कूट के प्रकार एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन के आधार पर हो सकते हैं। और एंटीकोडोन क्या रहेगा? टीआरएनए का जो सार समूह रहेगा वो एमआरएनए के कोडोन के सार समूह के साथ युग्म बनाएगा, उसे बोलेंगे एंटीकोडोन। और कोडोन बोलेंगे एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या व अनुक्रम जो अमीनो अम्लों को क्या करते हैं? विशिष्टीकरण करते हैं, कोड कहलाते हैं। तो इसी के आधार पर अपनी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने स्टार्ट की थी वो आज यहाँ पर संपन्न होती है। हमने पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा, DNA और RNA, और आज हमने जीन तथा जेनेटिक कोड के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। आज का जो ये वीडियो सीरीज है, आप पूरी इन वीडियो सीरीज को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।